हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट और चाहे पेपर सेकंड का। तो उन सभी के लिए आपके सीडीपी आपकी दोनों पेपर में पूछी जाती है। तो चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर सेकंड की, तो दोनों की सीडीपी की आपकी क्लासेस चल रही हैं। पेपर फर्स्ट की सभी सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है और आप चल रही है आपकी पेपर टू की। तो क्लास जो 22 है वो आपकी जो स्टार्ट हुई है सीडीपी, वो क्लास 22 से जो स्टार्ट है सीडीपी, तो वो आपकी पेपर टू की तैयारी है उसमें हो रही है। तो इसमें जो आज लेकर आए हैं 26 क्लास है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके पीवाईक्यूज, आप लोग जानते हैं सभी पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर एक बार पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ में आपका कंटेंट भी जल्दी लेकर आऊँगी। तो इसमें जल्दी क्वेश्चन का है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, जो वाइगोत्स्की थे उनके द्वारा कह रहे हैं कि प्रस्तावित, वाइगोत्स्की ने बताया था किसके प्रस्तावित क्या, विकास, डेवलपमेंट और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो कौन करता है यहाँ पे? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास प्रक्रिया है, की प्रक्रिया जो है वो अधिगम प्रक्रिया से क्या होती है? पीछे रह जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, कह रहे हैं कि इन कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इनकी जो एक प्रमुख आलोचना है वो क्या है? तो क्या है? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो कोहलबर्ग ने क्या किया था, जो स्त्री थी और जो पुरुष थे और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को क्या दिया है? महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो देखिए, एक जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती, क्लासरूम होती, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होती, उसमें जो टीचर क्या करेगी? देखिए, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या फिर क्लासरूम है, उसमें जो होता है बच्चे को ध्यान में रखकर सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब वो जो है अध्यापक ऐसी क्लास में, जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, तो उसमें अध्यापिका क्या करेगी? तो उसमें जो अध्यापिका क्या करेगी? इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। तो इस प्रकार की जो पद्धतियां हैं, मेथड को आयोजित करेगी जिसमें शिक्षार्थी जो हैं वो खुद ही लर्निंग के लिए क्या करें? पहल करने में प्रोत्साहित हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा, तो वो कौन सा हो सकता है? तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु क्या है? सर्वाधिक योगदान देगा। तो सर्वाधिक आत्मबोध हेतु सर्वाधिक जो योगदान देगा वो कौन देगा? तो वो जो देगा वो हमारा देगा अंता व्यक्तिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5 है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के जो बीच में जो विभिन्नता है वो किसकी है? तो एक जो विभिन्नता है तो इन्होंने दी है, विभिन्नता क्या दी है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में अलग उनके दृष्टिकोण है। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण हैं किसके? वाइगोत्स्की और पियाजे के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहने कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो आप जो है वो किससे सबसे अधिक सहमत हैं? तो किससे सहमत होंगे? तो सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़कों में आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। तो एक यहाँ पे टीचर है वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो उसके विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो इंटरनल रूप से क्या है? मोटिवेट हों। तो इस संदर्भ में वो करेगी, तो इस संदर्भ में वो क्या करेगी? तो इस संदर्भ में जो वो करेगी तो वो क्या करेगी? अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देगी। देखिए, अंतिम परिणाम को वो नहीं ध्यान नहीं देगी, अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, उस पर ना ध्यान देकर बल्कि क्या करेगी? अलग अलग बच्चों पे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर क्या करेगी? ध्यान देगी, जिससे उनकी क्या है? बच्चों की आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित होंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने। तो कक्षा परीक्षणों में जो क्लासरूम में जो परीक्षण होते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। देखिए, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की जो असफलता है वो हमें इस विश्वास की ओर ले जाती। तो किस विश्वास की ओर ले जाती? तो ये हमें ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आंकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता। अगर कोई बच्चा है, कक्षा के जो भी टेस्ट होते हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें तो अच्छा करने में, तो प्रदर्शन अच्छा करने में क्या है, बच्चा जो है वो असफल हो गया। तो अगर बच्चा असफल हो रहा है तो क्या माना जाएगा कि कहीं ना कहीं पे पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण का जो मेथड है, टीचिंग का जो मेथड तथा आंकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है, वो बच्चा क्यों फेल हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो क्लास में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है कथन? तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कथन जो है वो हमारा क्या है? तो हमारा जो कथन है सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। टीचर को क्या करने की, अपनी जो भी टीचिंग का मेथड है उस पर जो है चिंतन, सोचने की आवश्यकता है, नीड है। देखिए, 9th का हो गया आपका डी, और इसका था आपका जो है 8th का है वो कौन सा है, आपका बी है। और फिर आ जाता है आपका यहाँ पे, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 7 का आपका कौन सा है, 7 का आपका बी है। तो यहाँ पे क्या, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, कौन सा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे कहने के एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है। तो एक विद्यार्थी, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो कोई प्रकरण यानी कि टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसमें मुख्य बिंदु, जो मेन बिंदु होते हैं उनको क्या करता है, अंडरलाइन करता है, करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। फिर उसका क्या बनाती है, एक दृश्यात्मक प्रेजेंटेशन बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वो क्या कर रही है, तो वो जो क्या कर रही है, तो वो जो है कर रही है यहाँ पे विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 11 है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकता है? तो किस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे कहने के एक अध्यापिका जो है, एक टीचर जो है अपने बच्चों को क्या बना सकती है, वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकें, तो उसमें उनकी सहायता कर सकती है। तो किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकती है, तो कैसे बना सकती है, तो क्या करेगी, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समस्या समाधान के मौके देगी, अपॉर्चुनिटी देगी तथा उनका हल करते समय उनका क्या करे, और जब वो उसको हल कर रहे हैं तो उनका क्या करेगी, सहयोग देगी, उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? कहने के जो कथन दे रखे हैं उसमें में से आप किससे सहमत हैं? तो निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? किससे सहमत हैं? तो कह रहे हैं कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो जो लर्निंग है वो क्या है, सोशल और कल्चर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, घटित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 13 है, कहने के इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है वो आपका क्या है? तो बाल विकास का विकास, कहने के विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14, कह रहे हैं कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है? तो कौन सा प्रतीत होता है उपयुक्त? तो यहाँ पर जो प्रतीत होता है वो कौन सा था, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो वंशानुक्रम तथा परिवेश जो है, वंशानुक्रम यहाँ पे कहने के जो एनवायरनमेंट है और जो भी आपका वातावरण है वो क्या है, अभिन्न रूप से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वो उसमें जो होता है दोनों का होता है, विकास और वंशानुक्रम, और जो उनका जो हेरिडिटी होती है और जो भी इन्वायरमेंट, दोनों से विकास होता है बच्चे का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण जो एक प्रोसेस है, सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, कैसे मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कह रहे हैं पियाजे अनुमोदन करते हैं ये पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो कह रहे हैं कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक जो बच्चे होते हैं वो याद नहीं रख पाते, उसमें क्या होते हैं, याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने
इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो पियाजे ने किसे जो है असमर्थता को जिम्मेदार ठहराया, तो किसे जिम्मेदार ठहराया है? तो इन्होंने विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट ना सकने को क्या बताया है? जिम्मेदार ठहराया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं तो वो किससे सीखते हैं? तो पियाजे के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो किसके अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं? किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है क्या है? बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, कि बच्चे क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बच्चे क्या कर सकते हैं और दूसरी क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है और एक ये है। तो जैसे यहाँ पे इसको तो इसको ZPD बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। देखिए बच्चा जो है अगर अपने आप कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा अपने आप एग्जाम दे रहा है, तो वो कितने मार्क्स ला रहा है? वो यहाँ पर ला रहा है 50 में से 30 मार्क्स ला रहा है। अगर उसने किसी की हेल्प ले ली, मतलब बड़े की हेल्प ले ली, तो वहाँ पर वो जो मार्क्स ला रहा है वो कितने ला रहा है? वो यहाँ पे 40 मार्क्स ला रहा है। तो यहाँ पर ये जो संभावित क्षेत्र है इसे बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की संस्कृति कल्चर है, तो कक्ष में एक अध्यापक का सुनिश्चित करेंगे कि आंकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो आंकलन असेसमेंट में क्या सम्मिलित हो? तो असेसमेंट जो सम्मिलित हो वो हमारा क्या सम्मिलित हो? तो अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना सम्मिलित हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे करेंगे एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आंकलन में विद्यार्थी की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो क्या देखा जाएगा? तो ये जो देखा जाएगा वो आपका देखा जाएगा, यहाँ पे क्या देखा जाएगा? तो क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आंकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो विद्यार्थी जो है अध्यापक के साथ क्या बनाएंगे? आंकलन के लिए क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 21 है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार ये है कि समावेशी शिक्षा जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके पीछे जो मूलाधार है, तो उसके पीछे मूलाधार क्या है? तो समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूलाधार है वो हमारा क्या है? समाज में विभिन्नता है। जो समाज क्या है उसमें क्या है? विभिन्नता है। और विद्यालयों में इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका होगा? यहाँ पे जो तरीका है बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना। बच्चे को क्या करेंगे? विस्तृत रूप से अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करेंगे, विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशील तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो प्रतिक्रिया जो है निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा कर सकती है? तो किसके द्वारा कर सकती है? तो ये प्रतिक्रिया कर सकती है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात तथा रूढ़िबद्धताएं क्या है? झलकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो कौन सा हमारा जो उदाहरण नहीं है? तो क्या है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत से अध्यापक क्या हैं? पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कौन सा है हमारा? 25 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 25 है। कौन सा? इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है? तो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की जो विशेषता है वो क्या है? तो धारा प्रवाह। तो जो विशेषता क्या है? तो क्या है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने वाली कठिनाई क्या है? अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है आपका क्या है? प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके द्वारा? अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो लर्निंग होती है उसको क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पना
संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी आंकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी आंकलन पद्धति जो है विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को क्या करेगी, पोषित करेगी। तो कौन सी करेगी, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आंकलन की विभिन्न इकाइयों के द्वारा आंकलित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 28 है। कहने कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो किस बात पर निर्भर करता है, तो अध्यापिका की मनोदशा पर क्या करता है, निर्भर करता है। किसकी, अध्यापिका की मनोदशा पर क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं। देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो गणित अध्यापिका है उनके रूप में आप विश्वास करती हैं कि, तो किस में विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थी की जो गलतियां हैं उनके चिंतन की अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कर, जब विद्यार्थी गलतियां करते हैं तो हमें पता चलता है कि विद्यार्थी की थिंकिंग क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इन कथनों में से आप किससे सब सहमत हैं। तो किससे सहमत हैं, कहने के एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। तो आपके इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक बात ये बता दूं कि सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करें ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुँच जाए जिन्हें इसकी नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।